हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉग का वन शॉट देने वाली हूँ और हमारा जो ये वन शॉट रहेगा इसमें पूरी एनसीईआरटी की लाइन कवर की गई हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं ताकि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। इसीलिए मैंने इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी ऐड किया है। एंड सेकंड थिंग, नीट वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा वन शॉट मैं दूंगी, इसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको कोई और वन शॉट भी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वन शॉट चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी रहेगी बिकॉज इट इज़ अ वन शॉट, तो आपको पता ही है। एंड सेकेंड चीज़, जैसा आपको दिखने में टफ़ लग रहा है, एक एक करके मैं सारी चीज़ें इतने प्यार से इतने आराम से समझाऊंगी कि आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। आप सिर्फ ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, इससे बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो देख के अच्छे से पूरे अपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ के कहीं के भी क्वेश्चन लगाते हो, PYQ कुछ भी लगाते हो, तो आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा फ्रॉग। एंड बिल्कुल नहीं घबराना है। नोट्स सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहे हैं बट दे आर वेरी ईजी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने फ्रॉग के बारे में सबको पता होता है, राइट। फ्रॉग जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो किस क्लासिफिकेशन उसका क्या रहने वाला है फ्रॉग का। तो फ्रॉग इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। फ्रॉग जो है वो हमारी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। एंड इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है। देखो, एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में हम बहुत सारे फाइलम पढ़ते हैं एंड वहाँ पे हम कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकोड होती है उनको कॉर्डेटा कहा जाता है, जिनके पास नहीं होती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। बट जो फ्रॉग है हमारा, वो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है, मतलब कि इसके पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सुपर क्लास की बात करें तो दे बिलोंग्स टू द सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब हो गया 4 और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 अपेंडेजेस होती है उन्हें हम टेट्रापोडा के अंदर रखते हैं। आपको पता है फ्रॉग के पास 4 लेग्स होती हैं, 2 फोर लिम्ब होते हैं और 2 हाइंड लिम्ब होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो इट बिलोंग्स टू द एन्यूरा ऑर्डर। जो आपकी मर्जी है, याद रखना चाहो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं रखना चाहते वो भी आपके ऊपर है। जीनस है इसका राना, स्पीसीज़ है इसकी टिग्रीना। हमेशा जब हम जीनस और स्पीसीज़ की बात करते हैं तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, कैरोलस लिनियस ने जो हमें बताया था उसके अकॉर्डिंग, अगर आप कोई भी जीनस लिख रहे हैं या अगर आप कोई भी स्पीसीज़ लिख रहे हैं सो यू हैव टू अंडरलाइन इट, राइट। बट अगर आप इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको इसको इटैलिक्स में प्रिंट करना होता है। इंडियन स्पीसीज़ जो है फ्रॉग की, दैट इज़ राना टिग्रीना। इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं डिफरेंट, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली राना टिग्रीना, राइट। तो देखो, सबसे पहले ये हम कर चुके, इसका क्लासिफिकेशन सिंपल सा है कि किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डेटा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा है, क्लास इसकी एम्फीबिया है। एक बात और याद रखिएगा कि ये वर्टिब्रेट भी होते हैं, यानी कि कॉर्डेटा में जब नोटोकोड प्रेजेंट होती है और ये नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो हम उसको वर्टिब्रेट बोलना शुरू कर देते हैं। एंड फ्रॉग के साथ ऐसा है, फ्रॉग में जो नोटोकोड है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए हम इसको वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका जीनस क्या है? इसका जीनस है राना एंड स्पीसीज़ क्या है इसकी? टिग्रीना, राइट। अब फ्रॉग के बारे में कुछ पॉइंट्स प्लस उसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब होता है, एम्फी का मतलब बोथ और बियन का मतलब होता है लाइफ, बायोस, लाइफ, राइट।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव ऑन बोथ लाइक लैंड एज वेल एज इन द वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो जो फ्रॉग है वो लैंड पर भी रह लेता है और वाटर के अंदर भी रह लेता है। वाटर में भी कहाँ पर रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। दे आर पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म बाहर की एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल पाते, उन्हें हम पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड बोल देते हैं। वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड। मैमल्स जो हैं और या फिर जो एव्स हैं वो हमेशा होम्योथर्म से बिलोंग करते हैं, मतलब हम वार्म ब्लडेड हैं। जैसे ही बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेती है। मतलब कि एक तरीके से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो बाहर चाहे कितनी ही विंटर हो, बाहर चाहे कितना ही समर हो, हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। विंटर में शिवरिंग करने लग जाते हैं और जो गर्मियाँ आती हैं तब हम स्वेटिंग करने लग जाते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। बट जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर की बॉडी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, जिसकी वजह से उनको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगर बहुत गर्मी होती है तो ये खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्लीप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सोने लग जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि छुपना शुरू कर देते हैं। तो जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं यानी कि जो फ्रॉग है ही तो नहीं बोलेंगे, जो फ्रॉग है वो अपना बेसिकली क्या करता है, छुपने की ट्राई करता है। तो कोल्ड ब्लडेड होता है। तो जब गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तो ये समर स्लीप में चला जाता है, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये खुद को बचाने के लिए विंटर स्लीप में चला जाता है, इसको बोला जाता है हाइबरनेशन, राइट। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। आपने फ्रॉग को कभी टच किया होगा, आपने बारिश के मौसम में फ्रॉग को कभी उठा करके देखा होगा, तो बहुत ही स्लाइमी सा, बहुत ही चिकना सा लगता है, राइट, बहुत गिला गिला सा। तो वही चीज़ है कि जो इसकी स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्किन है। और हमेशा इसकी स्किन मॉइस्ट क्यों होती है, इसीलिए इसकी स्किन मॉइस्ट होती है ताकि ये डिफ्यूज़न कर सके गैसेस का, यानी कि अपनी स्किन के थ्रू ये रेस्पायरेशन भी करता है। ये इसकी खास बात है कि ये इसके अपने स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन भी करता है। ऐसे रेस्पायरेशन को जो स्किन के थ्रू किया जाता है उसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो इसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, इसकी स्किन के ऊपर म्यूकस होता है। और ऐसा क्यों होता है, म्यूकस जो होता है वो इसकी स्किन से ही रिलीज़ होता है। इसका मतलब इसकी स्किन कैसी है, ग्लैंडुलर है। इसकी स्किन एक ग्लैंड्स की तरह काम करती है जो कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस करती रहती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती रहती है, जिसकी वजह से जो फ्रॉग है वो थोड़ा थोड़ा सा म्यूकस और स्लाइमी लगता है। और इसकी जो स्किन होती है उससे डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, इसीलिए मॉइस्ट स्किन फॉर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ओके, उसके अलावा इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। अब देखो एनसीईआरटी अलग अलग तरीके से एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है जो मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ। फ्रॉग की दो साइड होती हैं, एक होती है इसकी ये वाली साइड जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, और जब आप उल्टा करके फ्रॉग को देखोगे तो वो होगी उसकी वेंट्रल साइड, राइट। तो डॉर्सल साइड पे अलग कलर होता है, वेंट्रल साइड पे अलग कलर होता है। डॉर्सल साइड पे जो कलर होता है दैट इज़ ओलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, मतलब बहुत धब्बे होते हैं, इरेगुलर से धब्बे होते हैं इसके ऊपर, और ओलिव ग्रीन इसका कलर होता है। बट जब हम इसकी वेंट्रल साइड की बात करते हैं तो वेंट्रल साइड इसकी स्किन जो है वेंट्रल तरफ की वो हमेशा कैसी होती है, पेल येलो होती है यूनिफॉर्मली, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इरेगुलर पैचेस नहीं है। जो नीचे की तरफ है, जो वेंट्रल साइड है, वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर की होगी। और जो डॉर्सल साइड है वो कैसी होगी, ऑलिव ग्रीन होगी विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, राइट। तो यही चीज़ मैंने बताई कि इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, और डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन कलर के पैचेस भी होते हैं इरेगुलर से, और वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर ये रखता है। उसके अलावा इसकी बॉडी के पास देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास जैसे हमारी हेड है, हमारा पूरा का पूरा एक नेक है, फिर हमारा ट्रंक है, राइट, थोरेसिक कैविटी जैसे ये सब आ जाता है, और फिर हमारा एक लाइक हमारे पास अभी टेल नहीं है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कॉकरोच है, उसमें क्या होता है, हेड होता है, थॉरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। तो जब हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के पास भी क्या क्या होता है, हेड होता है और ट्रंक होती है। फ्रॉग के पास नेक और टेल नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फ्रॉग डजंट हैव नेक एंड टेल, ये हमेशा याद रखने लायक बात है। ओके, तो फ्रॉग के बारे में खास बात ये है कि इसके पास हेड और ट्रंक होता है, नेक और टेल नहीं होती है। इसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी में आप देखना, हमारे पास
तो जो फ्रॉग होता है उसके पास आइज़ भी होती हैं, उसके पास नोज़ भी होती हैं और ईयर भी प्रेजेंट होते हैं। अब आइज़ की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी लाइन लिखती है दैट फ्रॉग हैव प्रोट्रूडिंग आइज़। प्रोट्रूडिंग आइज़ का मतलब होता है जब आइज़ थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, बल्जिंग आइज़ होती हैं, तो उनको कहा जाता है प्रोट्रूडिंग आइज़। और ये कभी भी जो कॉकरोच है उसकी तरह मोजेक विज़न नहीं देता है। कॉकरोच क्या करता है एक्चुअली, कॉकरोच जो है उसके पास ओमेटिडिया होते हैं और वो हर एक इंसान को मान लीजिए वो टुकड़ों में तोड़ के देखता है और उसके एक मोजेक पैटर्न बनाता है। बट फ्रॉग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉग के पास नो मोजेक विज़न है और प्रोट्रूडिंग आइज़ होती हैं, पेयर में होती हैं, यानी कि 2 आइज़ इसके पास होती हैं। एक खास बात ये है कि जो फ्रॉग की आइज़ होती हैं उनके पास निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि जब फ्रॉग पानी के अंदर जाता है, जैसे अभी हमने कहा कि फ्रॉग इज़ एम्फीबियन, राइट, ये पानी में भी जाता है और ये अर्थ के टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहता है। तो जब ये पानी के अंदर जाता है तो इसको अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखना होता है और ऐसी कंडीशन में इसके पास क्या होती है, निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसको पानी से बचाने के लिए, इसकी आइज़ को पानी से बचाने के लिए इसके पास निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन होती है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग, राइट। उसके अलावा इसके पास नॉस्ट्रिल ऑफ पेयर होते हैं, मतलब नॉस्ट्रिल जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 2 नॉस्ट्रिल होते हैं इसके पास जो पेयर में इसके प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ इसके पास आप ये देख सकते हो टिम्पैनम प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास ईयर पिन्ना होता है जो बाहर की तरफ होता है, जो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉग के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्रॉग के पास सिर्फ और सिर्फ एक टिम्पैनम होता है, एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अलावा इसके पास इंटरनल ईयर होता है विच इज़ वेल डेवलप्ड। इसकी आइज़ और इसका इंटरनल ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं। टिम्पैनम होगा इसके पास और इंटरनल ईयर होगा। तो याद रखिएगा कि आइज़ होती है, नोज़ होती है और ईयर प्रेजेंट होती है। इसके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, ईयर पिन्ना इसका एब्सेंट होता है। फ्रॉग की जब लिम्स की हम बात करते हैं तो इसके पास दो लिम्स होते हैं, एक होते हैं फोर लिम्स और एक होते हैं हाइंड लिम्स। फोर लिम्स होते हैं आगे वाले पाँव और हाइंड लिम्स होते हैं पीछे वाले पाँव। तो इसके पास 2 पाँव आगे हैं और 2 पाँव पीछे हैं, यानी कि 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं। दोनों की खास बात क्या है कि जो इसके 4 लिम्स होते हैं, पहली बात वो 1 पेयर हैं और इसके आगे वाले जो पाँव हैं, जो 4 लिम्स हैं, उन पे 4 डिजिट होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 फिंगर होती हैं, 5th फिंगर नहीं होती है। उसके अलावा जो मेल होगा, मेल की खास बात क्या है कि आप इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा कि जब फ्रॉग की हम बात करते हैं ना, तो आप फीमेल फ्रॉग को और मेल फ्रॉग को दोनों को अलग अलग तरीके से पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो वो बताती हूँ। 4 लिम्ब जो होगा इसका, उसके बाद सिर्फ 4 डिजिट हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि जो मेल फ्रॉग होगा, सिर्फ मेल फ्रॉग के पास अपने 4 लिम्स के पास एक कपलेटरी पैड होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेल के डिजिट पे मिलेगा, फीमेल की फिंगर्स पे नहीं मिलेगा। इसका काम क्या होता है एक्चुअली, जब फीमेल को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब ब्रीडिंग सीजन इनका होता है, तो उस टाइम पर फीमेल को होल्ड करने के लिए मेल के पास कपलेटरी पैड आता है काम। मेल जो होता है इस कपलेटरी पैड के थ्रू फीमेल को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, फीमेल को होल्ड कर लेता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, राइट। तो फीमेल को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए फीमेल के पास कपलेटरी पैड्स नहीं होते, बट मेल के पास फॉर श्योर कपलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं और वो 4 लिम्स पे होते हैं। इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फिर ये फीमेल फ्रॉग होता है। तो इट हैव कपलेटरी पैड्स ऑन मेल डिजिट टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स, राइट। उसके अलावा जो 4 लिम्स है उनका काम क्या होता है, ये चलने के काम आते हैं, वॉकिंग करते हैं, जंपिंग के काम आते हैं, लिपिंग के काम आते हैं, कूदने के थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक अगर इनको कूदना है, बरोइंग के काम आते हैं, यानी कि जब इनको हाइबरनेशन करना होता है, जब इनको एस्टिवेशन करना होता है, राइट, समर स्लीप हो गया, विंटर स्लीप हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और वहाँ पर अपना सो जाते हैं जा करके। तो इसका मतलब बरोइंग के काम भी कौन करता है, 4 लिम्ब ही करता है। जब हम हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो हाइंड लिम्ब में भी वही अगेन 1 पेयर होते हैं, 5 डिजिट होते हैं, 5 डिजिट हैं। 4 लिम्ब पे कितने डिजिट थे, 4 डिजिट थे। देखो 4 से क्या याद रख सकते हो, 4, तो 4 डिजिट होते हैं 4 लिम्ब पर और 5 डिजिट होते हैं हाइंड लिम्ब पर, और ये लार्जर होते हैं। अगर हम कंपेयर करें ना 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब की, तो जो हाइंड लिम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। इसके अलावा जो इसके हाइंड लिम्स होते हैं उनमें वेब होता है, जैसे हमारी फिंगर्स आपस में फ्री हैं, राइट, इसकी जो फिंगर्स होती हैं उसके बीच में यहाँ पे एक जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसका काम क्या होता है, स्विमिंग के टाइम पे स्विम करना। जैसे आपने बैट वगैरह भी देखी होंगी ना, चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं, तो जो वो बैट होती हैं उनके पास भी आपको इस तरीके के वेब डिजिट्स दिखाई दे जाते हैं। उनका काम होता है फ्लाइंग में काम करते हैं, बट यहाँ पे इसके जो वेब्ड डिजिट्स होते हैं वे स्विमिंग के काम आते हैं। मस्क्यूलर होते हैं इसके 4 लिम्स की कंपैरिजन में, जो हाइंड लिम्स हैं वो मोर मस्क्यूलर होते हैं देन 4 लिम्स। ये खास बात है इसके बारे में, तो याद रखना इसके पास
दो फोर लिम्ब हैं, दो हाइंड लिम्स हैं। फोर लिम्स के पास खास बात होती है कि जो मेल फ्रॉग होता है उसमें कपलेटरी पैड होता है विच इज़ यूज टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स। बट जो हाइंड लिम्स होते हैं उनमें 5 डिजिट होते हैं एंड उनके पास वेब प्रेजेंट होता है ताकि ये पानी के अंदर स्विम कर सके। इसके अलावा हमारा जो प्यारा सा फ्रॉग होता है वो हमेशा क्या शो करता है, डायामॉर्फिज्म शो करता है। डायामॉर्फिज्म का मतलब होता है, डाई का मतलब 2 और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को आप अलग तरीके से पहचान सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल फ्रॉग आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि मेल के पास 2 चीज़ें खास होती हैं। एक तो कपलेटरी पैड, जो अभी बताया है कि मेल के पास कपलेटरी पैड होता है टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, राइट। उसके अलावा मेल के पास वोकल सैक होता है, यानी कि जो आवाज़ आप सुनते हो ब्रीडिंग टाइम पे, इनकी बारिश के टाइम पे आप जो मेंढक की टर्टर की आवाज़ सुनते हो, एक्चुअल में वो आवाज़ हमेशा मेल फ्रॉग करता है, फीमेल फ्रॉग नहीं करती है। फीमेल फ्रॉग को कोई ज़रूरत नहीं है मेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने की, बट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स फीमेल को ये बताने के लिए कि यहाँ पर मेल हैं, तो उस कंडीशन में मेल क्या करते हैं, वोकल सैक का यूज़ करके वॉइस प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू फीमेल को ब्रीडिंग सीजन में हेल्प मिलती है। क्लियर। उसके अलावा जो आपका फ्रॉग है ये गिरगिट की तरह रंग भी बदलता है, यानी कि कमोफ्लेज भी शो करता है। जब इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है तो ये अपने आप को बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मिक्स कर लेता है, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। डिफेंस में ये हेल्प करता है इसका कमोफ्लेज, राइट। तो डिफेंस के लिए कमोफ्लेज ये शो करता है, कलर बदलता है। एंड कार्निवोरस ये होते हैं, याद रखिएगा कि जो जब फ्रॉग अपना डेवलप कर रहा होता है तो सबसे पहले इसकी एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं लार्वल स्टेज, जिसको बोला जाता है टेडपोल। जो आपने देखा भी होगा बारिश में, पानी में जब बहुत सारे लार्वा जो होते हैं उनके पास टेल होती है, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो आप कभी देखना ध्यान से बारिश के पानी में ब्रीडिंग सीजन में इनके, तो उस टाइम पर जो टेडपोल बनता है एक्चुअल में उसके पास टेल भी होती है और वो हर्बीवोरस होता है, वो कुछ नहीं ऐसा खाता, मतलब मीट मांस कुछ नहीं खाता है। लेकिन जो आपका फ्रॉग होता है जब वो अडल्ट हो जाता है, टेडपोल से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कार्निवोरस हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटिंग होता है। और इसी वजह से कार्निवोरस की खास बात ये होती है कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, तो जो फ्रॉग है उसकी एलिमेंट्री कैनाल भी शॉर्ट होती है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होती है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, और जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पे स्किन कैसी होती है, यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ही ईजी था। इसको अभी के लिए होल्ड पे रख देते हैं और इस वाले पॉइंट्स को अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, इनको मैं ऑर्गन सिस्टम के साथ पढ़ाऊँगी, राइट। तो इस पेज पे हमने कवर किया फ्रॉग का क्लासिफिकेशन, फ्रॉग की कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखी, फ्रॉग की खास बातें देखी कि इसकी आइज़ के पास निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, यानी कि ईयर पिन्ने एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा जो उसके 4 लिम्स है उसका काम वॉकिंग का होता है, जंपिंग का होता है, लिपिंग का होता है, बरोइंग का काम करते हैं। 4 डिजिट्स होते हैं, कपलेटरी पैड्स होते हैं, और हाइंड लिम जो होते हैं वो लार्जर होते हैं 4 लिम से, 5 डिजिट्स उनके पास होते हैं, प्लस उन पे वेब डिजिट्स होते हैं, यानी कि उसमें जाल होता है ताकि ये स्विम कर सके। और इसके अलावा ये 4 लिम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मस्कुलर भी होते हैं। डॉर्सल साइड का कलर थोड़ा सा पैचेस वाला होता है, लेकिन वेंट्रल साइड जो होती है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। मेल जो होता है वो अलग होता है फीमेल से, उसके पास 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, एक तो 4 लिम्स पर कपलेटरी पैड एक्स्ट्रा होते हैं, दूसरा वो वोकल सैक प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन टू अट्रैक्ट द फीमेल, राइट। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं बैक टू बैक ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। आप सिर्फ मेरे साथ एक बार बने रहिए। आपने जब सिस्टम की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जब ऑर्गन्स को मिलाकर के आप एक सिस्टम बनाते हो तो वो ऑर्गन सिस्टम होता है, राइट। जब बहुत सारे ऑर्गन किसी काम को करने के लिए एक साथ आ जाते हैं तो हम एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। उसके अलावा हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं करना आपको, बस वही पढ़ना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू मैंने सारे सिस्टम को समझाने की कोशिश की है, दैट दिस डायग्राम इज़ गिवन इन योर NCERT। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो देखो, कोई भी फ्रॉग हो वो अपने माउथ के थ्रू खाना इनगल्फ करता है। मैं आपको बताऊंगी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं और ये अपने खाने को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो माउथ होता है, जो फ्रॉग का
टंग होती है, पहले उसकी बात करेंगे। जो फ्रॉक की टंग होती है वो बाई लोब्ड होती है, यानी इसमें 2 लोब होती हैं टंग में, और वो पीछे से फ्री होती है, आगे से जुड़ी हुई होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपकी टंग है ना, जो आपकी ज़ुबान बहुत चलती है, तो आपकी जो टंग है उसमें आगे से आपकी टंग फ्री होती है, एंटीरियरली आपकी टंग फ्री होती है, बट पोस्टीरियरली आपकी टंग क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। लेकिन फ्रॉग में इसका उल्टा होता है, फ्रॉग की टंग आगे से जुड़ी हुई होगी और पीछे से फ्री होगी। तो जब इसको खाना खाना होता है तो पीछे से अपनी टंग को ऐसे निकालता है और फिर अपने खाने को, अपने फूड को लेकर के अंदर चला जाता है। इसका मतलब इसकी टंग पहली बात तो बाई लोब है, दूसरा एंटीरियरली जुड़ी हुई है और पोस्टीरियरली फ्री होती है। अपने खाने को ये माउथ में जब लेके जाता है, वहाँ से खाना बक्कल कैविटी में लेकर के आता है। बक्कल कैविटी कहाँ पे ओपन होती है? फेरिंक्स में ओपन होती है, बिल्कुल हमारी तरह। कंप्लीटली फ्रॉग जो है वो बहुत ज़्यादा हमसे मिलता जुलता है। माउथ से बक्कल कैविटी से फेरिंक्स, अपने आप अपनी बॉडी के साथ रिलेट करते चलो, और फेरिंक्स से ये कहाँ पहुँच जाता है? ईसोफेगस में। तो एनसीईआरटी ने पूरे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग से निकाल के रख दिया है। माउथ से कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। तो ये ईसोफेगस एनसीईआरटी ने दिखा रखी है। और ईसोफेगस के बारे में खास बात लिखी है दैट इट इज़ अ शॉर्ट ट्यूब। तभी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप बस बने रहिए मेरे साथ। जो इसका फ्रॉग का माउथ है वो बक्कल कैविटी में ओपन हुआ, वहाँ से वो फेरिंक्स में ओपन हुआ, और उसके बाद वो कहाँ चला गया है? ईसोफेगस में चला गया है। और ईसोफेगस इज़ अ शॉर्ट ट्यूब। अब ये ईसोफेगस आगे जाकर के ओपन होगी स्टमक के अंदर, विच इज़ अ सैक लाइक। ठीक है, इसका स्टमक कैसा होता है? सैक लाइक होता है। अब इसके स्टमक से आगे खाना कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन जो होती है बिल्कुल हमारी तरह शॉर्ट इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। शॉर्ट इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। उसके अलावा इंटेस्टाइन के पास फोल्ड्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास विलाई और माइक्रोविलाई है इंटेस्टाइन में, सेम फ्रॉग के पास भी विलाई और माइक्रोविलाई होती हैं। क्या काम करती हैं वो? जब खाना आपका आगे जा रहा है डाइजेस्ट होता हुआ, तो इंक्रीज एरिया को वो सरफेस एरिया को वो क्या कर देती हैं? इंक्रीज़ कर देती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है, और जिजेनम और इलियम के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, सेम हमारी तरह। maximum digestion occur inside the duodenum part of the small intestine and maximum absorption occur inside the jejunum and ileum of the small intestine, right? उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाता है? रेक्टम में जाता है, विच इज़ अ सैक लाइक कंपार्टमेंट, और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट आ जाता है, विच इज़ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो ये अब कहाँ जाएगा? आगे जा कर के ये रेक्टम से, दिस इज़ द रेक्टम, यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब इस रेक्टम से ये सारा का सारा डाइजेस्टेड वेस्ट क्लोइका में जाएगा, और क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माउथ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ। सबसे पहले खाना कहाँ गया? माउथ में गया, माउथ से बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंक्स में, फिर ईसोफेगस में, विच इज़ अ शॉर्ट ट्यूब। उसके बाद खाना जाता है स्टमक में, जो कि एक सैक लाइक कंपार्टमेंट है। उसके बाद खाना जाता है इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, जिजेनम एंड इलियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास विलाई एंड माइक्रोविलाई होती हैं, बिल्कुल हमारी तरह, जिनका काम यही होता है कि इंक्रीज़ कर देती हैं सरफेस एरिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद जो खाना है वो रेक्टम में चला जाता है, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रेक्टम में एक्यूमुलेट हो जाता है। बाद में उसको एक बड़े सैक में रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है क्लोइका, और क्लोइका से वो क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट? अब क्लोइका के बारे में एक खास बात याद रखिएगा कि क्लोइका जो होता है वो एक अकेली ओपनिंग ऐसी है, एक कॉमन ओपनिंग है 3 चीज़ों के लिए। पहला, यहाँ से जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट आता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट आता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, क्लोइका के थ्रू ही वो बाहर निकलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ से ये किडनी आपको दिखाई दे रही हैं, और इन किडनी से ये यूरेटर आपको दिख रहा है। इस यूरेटर में जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो सारा का सारा क्लोइका के अंदर आ जाएगा, तो वो भी कहाँ निकलेगा? क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकलेगा। और थर्ड चीज़ कि यहाँ पर फीमेल हो या मेल हो, दोनों के गैमेट्स भी क्लोइका के अंदर ही रिलीज़ होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। तो उस कंडीशन में जो गैमेट्स बनेंगे, चाहे तो वो मेल स्पर्म हो या फिर फीमेल ओवा हो, वो सारे के सारे यहीं पे क्लोइका में ही आ जाते हैं, और क्लोइका से वो बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्लोइका इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर 3 थिंग्स, 1 फॉर यूरिन, सेकेंड फॉर गैमेट्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और थर्ड इट इज़
यूज्ड टू रिलीज एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज़ द सॉलिड वेस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रॉग के पास एनल अपर्चर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसके पास क्लोइकल अपर्चर होता है और उसी के थ्रू ये 3 चीज़ों को बाहर निकालता है, एक तो यूरिन को, दूसरा ये गैमेट्स को, तीसरा एक्सक्रीटरी वेस्ट को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्लोइका इसका खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि क्लोइका यहाँ पे खास चीज़ मानी गई है फ्रॉग के अंदर। क्लोइका से 3 चीज़ें बाहर आती हैं, यूरिन, गैमेट्स और एक्सक्रीटरी वेस्ट, राइट। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रॉग की 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो थी वो माउथ से लेकर के रेक्टम तक की हमने पढ़ा दी, लेकिन उसके अलावा देयर आर सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि लिवर, राइट, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके अलावा पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स, उसके अलावा आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फ्रॉग है वो कार्निवोरस है, इसलिए उसकी एलिमेंट्री कैनाल हमेशा शॉर्ट होती है। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से लेकर के रेक्टम तक होती है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउथ से लेकर के बक्कल कैविटी, देन फेरिंक्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर आपका रेक्टम। अब हम बात करेंगे कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ द फूड गेट्स डाइजेस्टेड। तो देखो बिल्कुल हमारी तरह ही फूड को सबसे पहले कैप्चर किया जाता है बाई लोब्ड टंग, यानी कि जैसा बताया गया था कि इसके पास 2 लोब वाली टंग होती है, वहाँ से ये फूड को कैप्चर करता है। वो फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। हमारी तरह ही स्टमक में इसके पास भी क्या होता है? HCl होता है। HCl उस खाने के ऊपर काम करेगा और उसमें जितनी भी प्रोटीन होती है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। अब वो पार्शियली डाइजेस्ट जो प्रोटीन है वो किसके थ्रू हुई है? गैस्ट्रिक जूस भी इसके पास होता है, यानी स्टमक में जूस भी इसके पास होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और HCl भी होता है। अब ये दोनों मिलकर के उस पर काम करेंगे तो जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को आप काइम बोलते हो। अब ये काइम कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आएगा, जो जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होंगे जो किसको डाइजेस्ट करेंगे? जो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे और जो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बाइल जूस भी आएगा। देखो बाइल जूस के बारे में खास बात ये है कि बाइल जूस को बनाता तो लीवर है, लेकिन उसको कंसंट्रेट या उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। तो यहाँ पे आप जो ग्रीनिश सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज़ गॉल ब्लैडर, जिसका काम क्या होता है? टू स्टोर और टू कंसंट्रेट द बाइल, राइट। जो कहाँ से आया है? जो लिवर से आया है। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो पेयर में, ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का जो मैंने बना रखा है, ये क्या है? लिवर है। तो लिवर का काम क्या होता है? बाइल को बनाना, बाइल को फॉर्म करना, राइट। और उसको बना करके वो कहाँ भेज देता है? गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? इसको स्टोर करने का काम करता है। और क्यों करता है? बाइल को कंसंट्रेट कर देता है। क्यों? क्योंकि बाइल कंसंट्रेशन के बाद फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है, यानी कि जो फैट होता है वो क्या हो जाता है? इमल्सिफाई करने का काम कौन करता है? बाइल ही करता है। तो याद रखिएगा कि ड्यूडेनम में यानी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज से तो पेनक्रिएटिक जूस आया, और लिवर से या फिर ऐसे बोल दीजिए गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर में जो स्टोर था वहाँ से लिवर जूस आया। दोनों आए और दोनों ने मिलकर के काम किया। बाइल जूस का काम क्या था? इमल्सिफाई करना, किसको? फैट को। अब जैसे ही इन सब ने मिलकर आपस में काम किया तो फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। कहाँ पर? इंटेस्टाइन के अंदर। और वहाँ से जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर? जिजेनम और इलियम के अंदर। डाइजेस्टेड कहाँ पर हुआ है? मैक्सिमम ड्यूडेनम में। एब्जॉर्ब कहाँ होगा? मैक्सिमम जिजेनम और इलियम के अंदर। और उसके बाद उस वेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा कहाँ पर? रेक्टम के अंदर। रेक्टम जो है एक आपका कंपार्टमेंट है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को आप क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। फाइनली उसको क्लोइका के थ्रू, क्लोइकल अपर्चर के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हो, राइट। तो ये पूरी मैकेनिज्म थी जिसमें मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं तो सबसे पहले खाना लिया आपके प्यारे से फ्रॉग ने अपनी बाइलोब टंग के थ्रू, राइट। उसके बाद वो माउथ में गया, फिर बक्कल कैविटी में गया, फिर फेरिंक्स में गया, फिर वहाँ से वो एक छोटी सी ट्यूब में गया जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। फिर ईसोफेगस में आपके पास आगे वो स्टमक में गया। स्टमक में HCl था, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस था, वहाँ पे उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया, पार्शियली डाइजेस्ट किया गया और काइम बना दिया गया। उसके बाद वो आगे गया है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में वो गया ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम में पेनक्रिया से पेनक्रिएटिक जूस आया, और इस गॉल ब्लैडर से आपके पास जो कंसंट्रेटेड बाइल जूस था वो आया। बाइल जूस ने
फैट को इमल्सिफाई किया, और जो पैनक्रिएटिक जूस था उसने कार्बोहाइड्रेट पे और प्रोटीन पे काम किया और उसको डाइजेस्ट कर दिया कम्प्लीटली, राइट। कंप्लीट डाइजेशन हुआ ड्यूडेनम के अंदर और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया जिजिनम और इलियम के अंदर। जितना भी सॉलिड वेस्ट बचा वो सारा का सारा रेक्टम के अंदर डाल दिया गया। रेक्टम ने उसको फाइनली क्लोएका में डाल दिया और क्लोएका से वो फाइनली क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अब क्लोएका के बारे में एक खास बात और थी कि क्लोएका 3 चीज़ों को रिलीज़ करता है, यूरिन, गैमेट्स और एक्सक्रीटरी वेस्ट, राइट। ये मैंने आपको बता दिया, बट याद रखिएगा मेल और फीमेल में यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल के अंदर जो टेस्टीज होती हैं वो किडनी के ऊपर ही होती हैं और वो फाइनली किडनी के अंदर ओपन होती हैं और किडनी के अंदर ही अपने गैमेट्स को रिलीज़ कर देती हैं। मेल की बात कर रही हूँ मैं। मेल फ्रॉग में किडनी जो होती है वो टेस्टीज जो होती हैं वो किडनी के ऊपर ही होती हैं और वहीं से गैमेट्स अपनी किडनी में रिलीज़ कर देती हैं और वो गैमेट्स इस यूरिटर के थ्रू क्लोएका में आ जाता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में अलग से ओविडक्ट होती हैं और वो ओविडक्ट सेपरेटली क्लोएका के अंदर ओपन होती हैं। इसका मतलब मेल के अंदर जो ये यूरिटर है ये 2 चीज़ों को कैरी कर रही है, एक तो यूरिन को और दूसरा ये मेल गैमेट्स को कैरी कर रही है। बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में सिर्फ और सिर्फ ये जो यूरिटर है ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन को कैरी कर रही है। फीमेल के अंदर अलग से ओविडक्ट होती है जो सेपरेटली क्लोएका के अंदर ओपन होती है। जब मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में यूरिटर 2 चीज़ों को कैरी करती है, यूरिन को और गैमेट्स को। इसीलिए मेल की यूरिटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है फ्रॉग के अंदर। ये खास बात है, याद रखना कि मेल के अंदर जो यूरिटर होती है वो 2 चीज़ों को कैरी करती है, एक तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, एक तो यूरिन को और एक अपने मेल गैमेट्स को। इसीलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं फ्रॉग के अंदर। बट फीमेल के अंदर इसे सिर्फ और सिर्फ यूरिटर ही बोला जाता है क्योंकि फीमेल के अंदर ओविडक्ट अलग से ओपन होती है क्लोएका में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो मेल है उसके अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको बोला जाता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग दोनों जगह रहता है। फ्रॉग अपना पानी के अंदर भी रहता है और फ्रॉग अपना लैंड के ऊपर भी रहता है। तो जब अलग अलग जगह पर ये रहता है तो अलग अलग तरीके से इसके मैकेनिज़्म होती हैं सांस लेने की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि ये लंग्स जब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है, यानी कि ये अपना मिट्टी वाली जगह पर रहता है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उस टाइम पर ये सांस लेने के लिए अपने लंग्स का यूज़ करेगा। तो इसके पास पेयर ऑफ लंग्स है। ये पिंक कलर के जो आप देख रहे हो ये क्या हैं, इसके लंग्स होते हैं। कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं, पेयर में होते हैं, सैक लाइक होते हैं। पेयर में होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, सैक लाइक होते हैं। और इसका यूज़ कब करता है? लंग्स से ये सांस कब लेता है? जब ये अपना लैंड के ऊपर होता है। जब लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन बहुत ही मॉइस्ट सी होती है, बहुत ही प्यारी सी होती है, चिकनी सी होती है। इसका मतलब वहाँ से इजीली डिफ्यूज़न भी हो जाता है। और स्किन के थ्रू जब ये रेस्पिरेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक। उसके अलावा ये एक और मीडियम यूज़ करता है सांस लेने के लिए जिसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल चैम्बर। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी ये जब पानी में होता है तो ये सांस लेता है। एक खास बात ये है कि जो इसके लंग्स हैं, पहली बात तो पिंक कलर के हैं, पेयर हैं, सैक लाइक है। और वो जो इसका ट्रंक है, हेड और ट्रंक में इसकी बॉडी डिवाइड है, तो जो ट्रंक है उसके अपर पार्ट में इसके लंग्स सिचुएटेड होते हैं। अब दूसरी चीज़, कब ये कहाँ पर कैसे सांस लेता है? तो जब लैंड के ऊपर होता है तो ये सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही करता है, लेकिन जब ये पानी के अंदर होता है तो ये स्किन के थ्रू सांस लेता है। याद रखिएगा, जब पानी के अंदर होता है तो ये स्किन के थ्रू सांस लेता है, लेकिन जब ये लंग्स जब ये लैंड पे होता है तो ये स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है और लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकता है। अगर आप ये लंग्स के थ्रू बोलते हो कि ये रेस्पायर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर ये स्किन के थ्रू सांस लेता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर। एनसीईआरटी तीनों के बारे में ही लिखती है और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्रॉग के पास किस तरीके की मैकेनिज्म है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसके पास 3 ऑर्गन है, एक तो स्किन और एक लंग्स और एक बक्कोफेरेंजियल चैम्बर। स्किन से लेने वाली मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स से जब ये सांस लेता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स होते हैं इसके पिंक कलर के, पेयर होते हैं, सैक लाइक होते हैं, ट्रंक के अपर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। तो ये खास बात थी इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब एक खास चीज़ और आपको दिखाई दे रही है, किडनी के ऊपर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फैट बॉडीज़।
जब ये फ्रॉग अपनी हाइबरनेशन में होता है या एस्टिवेशन में होता है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ऐसी कंडीशन, क्योंकि देखो बाहर जाकर के खाना तो ये खा नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए फैट बॉडीज़ अपने पास रखता है और इन फैट बॉडीज़ को तोड़ करके या इन फैट बॉडीज़ में अपना मेटाबॉलिज्म दिखाता है और उससे क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। इसीलिए हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में हमें जो फ्रॉग के अंदर एनर्जी दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है, इन फैट बॉडीज़ की वजह से दिखाई देती है। क्लियर। तो आई होप दो सिस्टम आपको कंप्लीट क्लियर हो गए हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, खाना कैसे मूव करता है, और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, विच इज़ वेरी इजी, राइट। आपको ये किडनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पेयर में इसके पास किडनी होती हैं। तो किडनी है, कैसी है कलर में, कॉम्पैक्ट है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। किडनी है, पेयर में होती है, कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है और बीन लाइक होती है, राजमा लाइक ये होती है। इस किडनी के अंदर, जैसे हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे ही फ्रॉग की किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन आर बेसिकली व्हाट, नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसका काम क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारे अंदर नेफ्रॉन का काम होता है स्ट्रक्चरल बनाना किडनी की और फंक्शन करवाना उससे, वही अपने सारे ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। तो सेम फ्रॉग के पास भी होता है, नेफ्रॉन होते हैं और किडनी होती है। पेयर में किडनी है, डार्क कलर की है, कॉम्पैक्ट है, बीन लाइक है। और नेफ्रॉन जो है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी इसको बोला जाता है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। किडनी की पोजीशन की बात करें तो याद रखिएगा कि ये जो किडनी होती है ना, जैसे मान लीजिए ये फ्रॉग है, फ्रॉग की ये मिड डॉर्सल लाइन है, मिड डॉर्सल लाइन मान लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम, राइट। अब तो जो फ्रॉग है इसका ये एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो किडनी होगी वो इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होगी और पोस्टीरियर पार्ट में होगी, थोड़ा सा पोस्टीरियर पार्ट में होगी। दोबारा बता देती हूँ, किडनी जो है वो फ्रॉग की मिड डॉर्सल लाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होगी, पोस्टीरियर साइड में होगी, डॉर्सल साइड में होगी। तो यही चीज़ लिखी है कि जो किडनी है दैट इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, कैविटी है ना वहाँ पे सिचुएटेड है ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, राइट। अब किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ने क्या बनाया, यूरिन बनाया, वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा, और यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फाइनली वो क्लोएका में ओपन हो जाएगा और क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर। ओके तो ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके पास किडनी होती है, कॉम्पैक्ट रेड कलर की होती हैं, बीन शेप होती हैं, सिचुएटेड होती हैं पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेफ्रॉन ने जितना भी यूरिन बनाया वो कहाँ पर आ जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा। यूरेटर कितनी है, पेयर में होती हैं, यानी कि 2 होती हैं। और फाइनली वो यूरिनरी ब्लैडर में अगर एक्स्ट्रा यूरिन को एक्यूमुलेट करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। और ये सारी की सारी यूरेटर कहाँ ओपन हो रहे हैं, क्लोएका में ओपन हो रहे हैं, और क्लोएका से कहाँ निकल जाता है, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू जितना भी यूरिन होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। अभी मैंने खास बात एक और बताई थी आपको कि मेल के अंदर यूरेटर जो है वो 2 चीज़ों को कैरी कर रहा है, एक तो मेल यूरिन को और दूसरा मेल गैमेट्स को। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल में यूरिन अलग यूरेटर से निकलता है और जो गैमेट्स होते हैं वो अलग ओविडक्ट से बाहर आते हैं, यानी कि क्लोएका अपर्चर के अंदर ओपन हो जाते हैं। अब एक खास बात याद रखिएगा कि एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है फ्रॉग का। तो देखो हमारे पास 3 ही तरह के एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, और एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, राइट। तो जब टेडपोल होता है वो पानी के अंदर रहता है, इसीलिए वो अमोनिया को रिलीज़ करता है। इसीलिए टेडपोल होगा फ्रॉग का वो अमोनोटेलिक होगा, यानी वो ज़्यादा पानी के अंदर ही क्या सिक्रेट कर रहा है, अमोनिया सिक्रेट कर रहा है, बिकॉज अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक, राइट। बट जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो हमेशा यूरिया सिक्रेट करता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसका मतलब जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया सिक्रेट करता है, यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है, इसीलिए वो यूरियोटेलिक होता है। यूरिक एसिड आपने ज़्यादातर बर्ड्स को रिलीज़ करते हुए देखा होगा, जो पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में अपना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करते हैं, राइट। तो आई होप आपको 3 सिस्टम प्रॉपर क्लियर हो चुके हैं। पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा मैंने फैट बॉडी के बारे में बता दिया, एंड फोर्थ होगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देखो ये आपने हार्ट देखा है फ्रॉग का, जो डायग्राम के ऊपर दिखाया गया है NCERT में। और ख़ास बात पता है क्या है कि जो फ्रॉग है ना उसमें हमारे पास हमको 3 चीज़ें पढ़नी है रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब रिलेटेड टू हार्ट। लाइक 1 इज़ योर सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड आपको पढ़ना है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम, और थर्ड आपको इसमें पढ़ना होता है पोर्टल सिस्टम, जो कि एक बहुत ही
खास फीचर है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, तीसरा पोर्टल सिस्टम, राइट। एक एक करके बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब होता है यहाँ पे एक ग्रुप आर्टरीज का है, यानी आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर के आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या नॉर्मली ब्लड की बात करते हैं, ब्लड को लेकर के आई, और वेन्स भी ब्लड ले रही हैं। तो दोनों आर्टरीज और वेन के बीच में देयर इज़ अ प्रॉपर कनेक्शन बाय द कैपिलरीज। जब दोनों के बीच में प्रॉपर कनेक्शन होता है वाया कैपिलरीज तो हम उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। बट जब आर्टरीज सेपरेटली ओपन हो जाएं, वेन्स अपने आप ओपन हो जाएं और कोई कनेक्शन ना हो आर्टरी और वेन के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि फ्रॉग एक वर्टिब्रेट है, एडवांस ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसके पास आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर कनेक्शन है बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। ब्लड ऐसे ही फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें फ्रॉग के पास होती हैं? पहला तो हार्ट होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स होती हैं और तीसरा ब्लड होता है। खास बात समझते हैं, हार्ट जो है वो उसका 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर कैसे है? देखो, मान लीजिए ये एक बना देती हूँ, मान लेते हैं एसएनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो मान लेते हैं ये क्या है, इसका राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। यानी कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जाकर के मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर। यानी जो फ्रॉग है उसके अंदर आप मिक्स ब्लड को पंप कर रहा है आपका हार्ट। फ्रॉग का हार्ट जो होता है वो मिक्स ब्लड को पंप करता है। यही रीज़न है कि इसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, एफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है, और इसको हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इसका ब्लड कम्प्लीटली प्योर नहीं है, मिक्स ब्लड होता है, राइट। एक खास बात और कि जो फ्रॉग का हार्ट है ना, वो 3 चैम्बर होने के साथ साथ 2 अलग से चैम्बर भी रखता है, जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस और कोनस आर्टीरियोसस। कैसे होता है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये फ्रॉग है, राइट। अब इस फ्रॉग में यहाँ पे हार्ट है, ये फ्रॉग की डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, फ्रॉग का हार्ट का डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड पे जो हार्ट है इसमें आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर अलग से दिखाई देगी ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड पे। इसको हम बोलेंगे साइनस विनोसस, और वो साइनस विनोसस इसकी नीचे वाली तरफ से यानी नीचे से जाकर के वेंट्रल साइड पे हार्ट की खुलेगी। जैसे सपोज ये हार्ट है, ये हार्ट की डॉर्सल साइड है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कहाँ से? बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना कावा के थ्रू, कहाँ पहुँच गया? साइनस विनोसस में, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है फ्रॉग की। अब वही वेंट्रल साइड पे अगर देखोगे, नीचे वाली तरफ देखोगे, तो वो साइनस विनोसस से नीचे की तरफ ओपन होगी। कहाँ पे? कोनस आर्टीरियोसस में। यानी कि डॉर्सल साइड पे कौन है? साइनस विनोसस। यानी इस साइड पे कौन है? डॉर्सल साइड पे साइनस विनोसस। और इसके वेंट्रल साइड पे यानी यहाँ इस तरफ नीचे से नीचे से देखोगे तो आपको वेंट्रल साइड पे क्या मिलेगा? वेंट्रल साइड पे हमें मिलता है कोनस आर्टीरियोसस। तो वही खास बात इसमें समझाई गई है, मैं बता देती हूँ। इसका हार्ट जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज़, इसके हार्ट में 3 चैम्बर होता है, यानी 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। पूरा का पूरा हार्ट कवर होता है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, बिल्कुल हमारी तरह। और पेरिकार्डियम में भी विजरल पेरिकार्डियम और पेरिटोनियल पेरिकार्डियम होता है, और उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हो पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। अब इस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम के अलावा इसके फ्रॉग के पास हार्ट में एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, जिनको बोला जाता है साइनस विनोसस, जो कहाँ पर होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। कोनस आर्टीरियोसस जो होता है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये 3 चैम्बर पिंक कलर में मैंने एक हार्ट बनाया हुआ है, इसके ऊपर ब्लू लाइन में, ब्लू कलर में मैंने एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखा रखी है विच इज़ साइनस विनोसस। कहाँ पे है? ये डॉर्सल साइड में है। उसके अलावा ये ओपन हो रहा है जाकर के वेंट्रल साइड में कोनस आर्टीरियोसस में, राइट। तो ये तो इसके फ्रॉग के ब्लड के बारे में है, फ्रॉग के हार्ट के बारे में है एक्चुअली। और फ्रॉग की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, प्रॉपर कनेक्शन होता है, इसलिए क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। उसके अलावा इसके ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं बिल्कुल हमारी तरह, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट और एक प्लाज्मा। इसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा बिल्कुल हमारी तरह ही सारी चीज़ों को कैरी करता है। बट खास बात ये है
कि जब हम अपने ब्लड की बात करते हैं, मैमल्स के ब्लड की बात करते हैं, ह्यूमन के ब्लड की बात करते हैं, तो ह्यूमन में जो आरबीसी होती हैं वो पहली बात वो डिस्क शेप होती हैं और दूसरा उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप मैच्योर इरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हो तो वी डोंट हैव न्यूक्लियस, राइट। हमारी जो आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, बट जो फ्रॉग है उसकी जो ब्लड में आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। खास बात है याद रखने लायक कि इसका जो ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है और वो भी हमारी तरह हीमोग्लोबिन को कैरी कर रही है, उसके पास भी हीमोग्लोबिन होता है। तो आई होप आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपर समझ में आया होगा। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का काम होता है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाना, ये एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाती रहती हैं। और लिम्फ जो होता है वो वाइट कलर का होता है, वो रेड कलर का नहीं होता, वाइट कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और दूसरी चीज़, लिम्फ के अंदर आपको बहुत सारी माइक्रो प्रोटीन्स मिल जाएंगी। तो लिम्फ जो होता है वो वाइट कलर का होता है, आरबीसी लीक करता है, आरबीसी इसके पास नहीं होती और इसके पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। तो लिम्फ के बारे में से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ द पोर्टल सिस्टम। देखो इसको खास तरीके से समझना। ह्यूमन के पास एक ही पोर्टल सिस्टम है जिसको बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लेकिन फ्रॉग के पास 2 पोर्टल सिस्टम है, एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक है रीनल पोर्टल सिस्टम। आपको ये पोर्टल सिस्टम समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो मैं फ्रॉग की बात करती हूँ, राइट। फ्रॉग का ये हर्ट है। अब फ्रॉग को ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से भी हर्ट तक पहुँचाना है, क्लियर, और जगह से भी पहुंचाना है। तो कई बार नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा के थ्रू साइनस विनोसस में पहुंच जाता है, हार्ट के चैम्बर में पहुंच जाता है साइनस विनोसस में, राइट। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि मान लो लोअर लिम्स है, यहाँ से ब्लड पहले कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा और किडनी से फिर वो कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। इसका मतलब पहले एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जाता है और फिर वो हार्ट तक जाता है पंप होने के लिए। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब डिपेंड करता है कि इस पोर्टल सिस्टम में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। ज़्यादातर जब फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में लोअर लिम्स से पहले जो ब्लड होता है वो किडनी में जाता है और किडनी से फिर वो हार्ट में जाता है। इसका मतलब किडनी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो किडनी के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो रीनल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, राइट। अब अगर इंटेस्टाइन है, जो फ्रॉग की इंटेस्टाइन है, वहाँ से ब्लड पहले कहाँ जाए, लिवर के अंदर जाए और फिर वो ब्लड के फिर वो हार्ट में जाता है फ्रॉग के, तो हम उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप लिवर के लिए वर्ड यूज़ करते हो हिपैटिक। तो अगर इंटेस्टाइन से लिवर तक जा रहा है और फिर वो हार्ट तक जाता है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर वो लोअर लिम्ब से किडनी तक गया और किडनी से फिर हार्ट में गया तो हम उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग के पास दोनों ही सिस्टम होते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में और फिर वो हार्ट में जाता है तो इस सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। नॉर्मली हमेशा क्या होता है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली हार्ट तक चला जाता है, बट अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो हम उसको बोलेंगे, कोई और ऑर्गन अगर बीच में इन्वॉल्व है तो हम उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो फ्रॉग में आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिपैटिक और रीनल दोनों ही पोर्टल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए फ्रॉग में हार्ट से रिलेटेड मैंने 3 चीज़ें बताई, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक पोर्टल सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लियर हो गया है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, राइट। ओके, तो जब आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करते हो तो बेटा हमारे पास याद रखना इसमें भी सेम चीज़ें होती है, जैसे बिल्कुल हमारे पास होता है ना ब्रेन से रिलेटेड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, वो सब कुछ इसके पास भी सेम ही होता है। तो जो न्यूरल की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आएंगी इसमें, एक तो आएगा CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS और एक आता है ANS ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो देखो ध्यान से, जब इसमें ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड है वो बनाती हैं आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड मिल करके। अब ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करोगे आप, क्योंकि ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन, राइट। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉक्स होता है जिसको बोला जाता है ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, जो बोन्स का बना हुआ होता है। इसी तरीके से स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो स्पाइनल कोड कहाँ होती है, वर्टिब्रल कॉलम इसके चारों तरफ होती है। एक्चुअल में वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कैनाल होती है जिसको न्यूरल कैनाल या सेंट्रल कैनाल बोला जाता है और वहीं से आपकी स्पाइनल कोड निकल के आती है। इसका मतलब ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है और स्पाइनल कोड भी प्रोटेक्टेड है और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ब्रेन तो ब्रेन बॉक्स से कवर है, राइट।
जो कि बोन्स का बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें से स्पाइनल कॉर्ड कैसे निकलेगी? तो एक्चुअल में उस ब्रेन बॉक्स के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसको बोला जाता है फोरामेन मैग्नम, और उस होल के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल के आती है, वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनाल के अंदर से निकलती है। तो ये बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस ब्रेन से भी निकलने वाली कुछ नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलने वाली कुछ नर्व्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगी और उसको सेंसेशन देंगी, राइट। तो इन नर्व्स को जो साइड में निकल रही हैं, जो पेयर में निकलती हैं, अगर वो ब्रेन से निकल रही हैं तो बोलोगे क्रेनियल नर्व, जो कितनी होती हैं? 10 पेयर होती हैं। फ्रॉग के अंदर 10 पेयर होती हैं और हमारे अंदर 12 पेयर होती हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है। ये मिलकर के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं पीएनएस। कैसे? देखो, अगर ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बॉडी के सोमेटिक पार्ट्स तक जाती हैं, मतलब ऐसे पार्ट्स तक जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ, राइट। अब ये मेरा हाथ मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी बॉडी जो है वो इस तरीके से काम करे कि हम कंट्रोल जो है जहाँ तक जा सकता है, कंट्रोल में है हमारी चीज़ें, उसको अगर आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो नर्व्स वहाँ तक जाती हैं तो वो बनाती हैं पीएनएस, यानी कि सोमेटिक मसल्स तक जाने वाली होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट अगर वो विजरल ऑर्गन तक जाती हैं, यानी कि अब इंटेस्टाइन आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना कि वो ऐसे ऐसे मूव करे, राइट। आपके कंट्रोल में तो नहीं है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर उसकी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व्स जाती हैं वो बनाती हैं एएनएस। अब एएनएस जो होता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में आपका एक्टिवेट हो जाता है, राइट। क्लियर? समझ में आ गया होगा कि आपके पास सीएनएस होता है और पीएनएस होता है। पीएनएस में आपका सोमेटिक मसल्स तक नर्व्स जाती हैं और एएनएस में आपका विजरल मसल्स तक नर्व जाती हैं। सोमेटिक जो आपके कंट्रोल में होती है, विजरल जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपकी इमरजेंसी सिचुएटेड इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, इमरजेंसी में एक्टिवेट हो जाती हैं और ये हार्मोन रिलीज करती हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक खास बात कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकली वाया फोरामेन मैग्नम। अब ब्रेन है, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आगे 3-4 पार्ट होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायेंसिफेलन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो 2 हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसे हमारे पास है। डायेंसिफेलन में थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब आ जाता है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स इसके पास आ जाती हैं फोर ब्रेन में, राइट। मिड ब्रेन में इसके पास 2 ऑप्टिक लोब होती हैं, हमारे पास बेटा 4 ऑप्टिक लोब होती हैं। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि उनको नाम क्या दिया जाता है। जो मिड ब्रेन में आपके पास फ्रॉग के पास जो 2 ऑप्टिक लोब हैं इनको कॉर्पोरा बाइजेमाइना बोला जाता है। आंसर मी कि कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि हमारे अंदर जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं वो कितनी होती हैं। पहली बात जो मैं आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और दूसरा उनका नाम क्या होता है और उनमें से काम क्या होता है, किस किस का क्या काम होता है, राइट। लास्ट में हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम जो होता है वो आपका स्टेटोसिस्ट का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, डायनेमिक या स्टैटिक पोजीशन में। फ्रॉग के साथ भी सेम चीज़ है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। पोन्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका वॉमिटिंग सेंटर, ये सब चीज़ें जो होती है ना ह्यूमन के अंदर, वो सब कंट्रोल करता है। फ्रॉग के अंदर भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये गैस्ट्रिक चीज़ों को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट। तो ये तो था पूरा ब्रेन के बारे में। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में मेरे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है, और जो वहाँ पे समझाया गया है डिट्टो आपको फॉलो करना होता है फ्रॉग के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल वही सारी ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पेनक्रियाज है, पैराथायराइड है, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनेट्स, ये सब कुछ आपका डिट्टो सेम होता है ह्यूमन की तरह। तो इस तरीके से हमने पूरा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेंसरी सिस्टम की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। सेंसरी सिस्टम जो होते हैं इसमें 5 चीज़ें आती हैं। पहला, टेस्ट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बर्ड्स इसके पास होती हैं। स्मेल के लिए इसके पास नेजल एपिथेलियम होते हैं, और टच के लिए इसके पास सेंसरी पैपिले होते हैं, राइट। अब विज़न की बात करें तो विज़न यानी देखने के लिए इसके पास आईज़ होती हैं, और वो स्कल की खोपड़ी के अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है, ऑर्बिट होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। और ये कॉकरोच की तरह हमें टुकड़ों में बांट के नहीं देखता है, ये एक सिंगल यूनिट में देखता है। हियरिंग के लिए इसके पास टिम्पैनम होती है और इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ईयर और आई जो होती हैं दे आर वेल डेवलप्ड।
इंटरनल ईयर जो है वो स्टेटोसिस्ट के लिए होता है, बैलेंसिंग के लिए होता है, आई देखने के काम आती है। ये दोनों ही वेल डेवलप होते हैं। बट जो टेस्ट बर्ड स्मेल के लिए जो नेजल एपिथेलियम है और जो सेंसरी पैपिले हैं, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर जस्ट द सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व्स एंडिंग। मतलब कि यहाँ पे जो सेल्स होंगी, मान लीजिए नर्व्स जो है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इन सेल्यूलर एग्रीगेशंस तक आती हैं, फिर सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाता है। कोई प्रॉपर एग्रीगेशन नहीं है, बस एक सेल्स का एक एग्रीगेशन है, छोटी छोटी सेल्स हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, वही सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये 5 सिस्टम थे, 5 ऑर्गन थे जो आपके सेंसरी सिस्टम फॉर्म कर रहे होते हैं फ्रॉग के अंदर। एक फ्रॉग की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। फ्रॉग एक्चुअली इंसेक्ट, अब हमारे पास सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह जाएगा और डेवलपमेंट जिसको मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो देखो, फ्रॉग जो होता है ना वो इंसेक्ट को खाता है, इसीलिए ये इंसेक्ट को ख़त्म कर रहा है। ऐसे इंसेक्ट को जो हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर रही होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए इंसेक्ट को खा जाता है कौन, फ्रॉग। तो इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहा है क्रॉप्स को। और इसके अलावा ये फूड चेन का भी और फूड वेब का भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनाता है। और कुछ जगह पर तो फ्रॉग की मसल्स को, जो लेग की मसल्स होती हैं, इनको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रॉग, राइट। अब फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन इट इज़ वेरी ईजी। एंड फिर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये किडनीज दिखाई दे रही हैं और किडनी में आपको सेंटर में पिंक कलर की एक ग्लैंड दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल। एड मतलब ऊपर और रीनल का मतलब किडनी, तो किडनी के ऊपर या सुप्रा रीनल ग्लैंड भी हम उसको बोल देते हैं। बट फ्रॉग के अंदर जो किडनी है उसके अंदर ही क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होती है तो मैंने आपको कहा था कि मेल के पास टेस्टीज होती हैं विच आर डायरेक्टली अटैच विद द किडनी, राइट। सो हेयर यू कैन सी इसके पास टेस्टीज प्रेजेंट है, जो पहली बात तो कैसी हैं, पेयर में है, और दूसरा येलो कलर की हैं और ओवॉइड इन शेप होती हैं, थोड़ी सी अंडाकार शेप में होती हैं। टेस्टीज में ही आपके क्या बनेंगे, इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसी के अंदर मेल के जो स्पर्म होते हैं, मेल के जो गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं। इसके ऊपर आपको फैट बॉडीज दिखाई देती है जो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है। अब यहाँ पे ये जो किडनी है और जो ये आपकी टेस्टीज है, इनके बीच में एक अटैचमेंट है। कैसे, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम बोलते हैं मिजोर्कियम। यानी कि किडनी और टेस्टिस के बीच में एक अटैचमेंट है, एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मिजोर्कियम। क्लियर। अब यहाँ से किडनी ने जितना भी अपना मेल गैमेट्स बनाया उसको वो रिलीज़ करेगी वाया वासा इफ्रेंशिया। तो इसके पास कितनी वासा इफ्रेंशिया होती हैं, 10 से 12 होती हैं नंबर में। टेस्टीज ने जो भी मेल गैमेट्स बनाए उनको वासा इफ्रेंशिया में डाल दिया, जो 10 से 12 होते हैं नंबर में, राइट। अब ये जो है ये टेस्टीज से ही अराइज हो रही हैं और बेसिकली वासा इफ्रेंशिया से जो मेल गैमेट्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, एक कैनाल में आ जाएंगे जिसको बोलते हो बिडर कैनाल। तो वासा इफ्रेंशिया से बिडर कैनाल इसके मिडल से ओपन होगी जिसको हम बोलते हैं बिडर कैनाल, और वासा इफ्रेंशिया से सारे मेल गैमेट बिडर कैनाल में आ जाएंगे और फाइनली वो यूरिटर में ओपन होंगे। काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कि मेल के अंदर यूरिटर में ही यूरिन एक्यूमुलेट होता है जो किडनी से आएगा, और किडनी के अंदर ही बिडर कैनाल है, वहाँ से मेल गैमेट भी आते हैं। इसीलिए इसको बिकॉज इट कैरीज यूरिन एंड गैमेट बोथ, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। और फाइनली वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं क्लोइका में। क्लोइका इज़ अ स्मॉल मीडियन अपर्चर, और यहाँ से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो क्लोइकल अपर्चर 3 चीज़ों को कैरी कर रहा है, यूरिटर में यूरिन और गैमेट्स प्लस सॉलिड वेस्ट जो कहाँ से आया है, रेक्टम से आया है। और रेक्टम की खास बात आपको पता हो अगर, तो ये वेंट्रली जो है सिचुएटेड होता है, राइट। अगर मैंने रेक्टम के बारे में शायद आपको बताया हो, ओके, तो हमने इस बारे में बात नहीं की थी। हम यूरिनरी ब्लैडर की बात कर देती हूँ। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता देती हूँ कि जो ये थिन वॉल होता है यूरिनरी ब्लैडर, और ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू द रेक्टम। ये खास बात है एनसीईआरटी में दी गई है कि जो यूरिनरी, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है रेक्टम की, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, अगर हम ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वेंट्रल टू रेक्टम है, और यहाँ पे जितना भी मेल गैमेट्स थे वो टेस्टिस के थ्रू कहाँ आए हैं, वासा इफ्रेंशिया में, जो 10 से 12 है नंबर में, और उसके थ्रू वो बिडर कैनाल में ओपन हुए। फाइनली वो यूरिटर में आए, यूरिटर ने दोनों चीज़ों को कैरी किया है, यूरिन प्लस गैमेट्स, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको बोला जाता है। फाइनली वो क्लोइका में आए, क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू वो बाहर निकल गए। बाहर कहाँ निकल गए, पानी में निकल गए। क्यों? क्योंकि फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग के अंदर कोई भी मैकेनिज्म नहीं
नहीं होते जिसके थ्रू वो अपने एग्स को या अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए वो सारा का सारा जो है अपना गैमेट्स पानी के अंदर ही रिलीज़ कर देता है और इसीलिए इसके अंदर होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसने तो अपने गैमेट्स कहाँ निकाल दिए, मेल ने तो अपने गैमेट्स पानी के अंदर निकाल दिए। अब ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन फीमेल भी क्या करेगी, फीमेल के पास भी ये टेस्टीज हैं, राइट, फीमेल के पास भी ये किडनीज़ हैं और इनके ऊपर फैट बॉडीज़ हैं, और इन किडनीज़ के साथ में आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ओवरी, पेयर में होती है। बट देर इज़ नो प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द ओवरीज एंड द किडनी। ये बात याद रखना कि ओवरी और किडनी के बीच में कोई भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल अलग होती हैं वो। अब ओवरी के अंदर आपको ये ओवा दिखाई दे रहे हैं जिनका नंबर होता है 2500 से 3000, जो एक टाइम पर एक साथ रिलीज़ होता है। लार्ज नंबर में ये अपने गैमेट्स रिलीज़ करती है फीमेल। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने होते हैं अपने गैमेट्स, तो उनके सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं वो लेस होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा नंबर में अपने एग्स रिलीज़ करती है। ओवरी के अंदर पेयर में ओवरी है और इसके अंदर ओवा प्रेजेंट है। जैसे हमारी ओवरी से ओवा निकलता है और वो कैच कर लिया जाता है बाय द ओविडक्ट, सेम इसके पास भी है कि इसकी ओवरी से जो ओवा निकले वो फनल शेप ओविडक्ट जो है इसके पास में होती हैं, पेयर में ओविडक्ट होती हैं, और वो इसको क्या कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, और फाइनली वो ओवा ओविडक्ट से होते हुए सेपरेटली कहाँ ओपन हो जाते हैं, क्लोएका में ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो किडनी का जो यूरेटर है वो अलग से ओपन हो रहा है और ओविडक्ट अलग से ओपन हो रहे हैं। ओवरी की कोई अटैचमेंट नहीं है किडनी के साथ और 2500 से 3000 ये ओवा एक टाइम पे रिलीज़ कर देगी। क्लोएका में ये ओपन होंगे और ये सारे के सारे क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। यानी पाथवे अगर हम देखें तो ओवरी में ओवा थे, ओवा जो है वो ओविडक्ट में आए और फाइनली वो क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं पानी में। अब ब्रीडिंग सीजन में मेल ने भी अपने गैमेट डाले हुए हैं पानी के अंदर और फीमेल ने भी अपने ओवा को रिलीज़ कर दिया है पानी के अंदर। सो फाइनली डेवलपमेंट जो होता है वो स्पर्म और एग दोनों पानी के अंदर आते हैं और फाइनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपके पास क्या बनती है, यहाँ पे बेसिकली लार्वल स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल, और वो हर्बीवोरस होता है, उसके पास टेल होती है। अडल्ट फ्रॉग के पास कोई टेल नहीं होती। यहाँ से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो टेडपोल बना है, क्योंकि डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट फ्रॉग से कोई लार्वा ना बने और फ्रॉग ही बन जाना, उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वा बना है और लार्वा को टेडपोल कहा गया है। इसके पास टेल भी थी और ये हर्बीवोरस होता है, लेकिन फाइनली जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसके पास कोई टेल नहीं होती और ये कार्निवोरस हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब आपके पास पहले कोई चीज़ थी लेकिन बाद में आपने उस चीज़ को खो दिया या वो हट गई, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो फाइनली स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर। वाटर इज द फर्टिलाइजिंग मीडिया और वहीं पे ये फर्टिलाइज होंगे और फाइनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू टेडपोल बनेगा। टेडपोल की खास बात है वो हर्बीवोरस होगा, उसके पास टेल होगी, वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके पास कोई टेल नहीं होगी। और फाइनली हमारे पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, बहुत सारे फ्रॉग आ जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो वन शॉट में समझ आया होगा। और इसका जो भी है मैंने आपको टेलीग्राम पे इसका पूरा का पूरा नोट्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाकर के इसको देख सकते हो। एंड ये खास बात थी जो मैंने फ्रॉग के बारे में बताई। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, कुछ खास मॉर्फोलॉजी और पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। फाइनली हमने इसके सिस्टम पढ़े जिसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है वो आपको बताया, देन रेस्पिरेटरी, देन एक्सक्रीटरी, देन सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, ये सारे सिस्टम हमने पढ़े। फाइनली हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा और सेंसरी सिस्टम के बारे में पढ़ा और फाइनली हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।